हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक अपराधीकरण। राजनीतिक अपराधीकरण का हल्का सा इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया था कि आजादी के बाद भी वास्तव में जो विकास होना चाहिए था, वास्तव में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट नहीं नजर आ रहा था, वो विकास नजर नहीं आया। आम व्यक्ति के जीवन में जो सुधार होने चाहिए थे, जो समृद्धि आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। वास्तव में देखा जाए तो जिस खुशहाली को लेकर हमने सपने देखे थे, संविधान सभा ने जो आयाम तय किए, समाज के जो विकास के मानदंड थे वो भी पूरे नहीं हुए। कुल मिला के देखा जाए तो आम व्यक्ति के नसीब में जो खुशहाल सपना आना चाहिए था, खुशहाल वास्तविकता आनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आई। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम लोग कितना भी प्रयास कर लें, जब तक राजनीतिक व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी, राजनीतिक तबका नहीं सुधरेगा, राजनीतिक अपराधीकरण को हम सही नहीं कर पाएंगे, तब तक इस विकास के सपने हम नहीं देख सकते। कुल मिलाकर इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार ने शॉर्टकट रास्ते अपना दिए हैं कि एक अयोग्य व्यक्ति अपने पद को प्राप्त कर लेता है और एक योग्य व्यक्ति पीछे रह जाता है। राजनीतिक अपराधीकरण में अयोग्य नेता आगे आ रहे हैं, जिन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, जो कोई धरातल नहीं रखते, इस प्रकार की गतिविधियों को संचालन करने वाले व्यक्ति आगे आ रहे हैं और जो योग्य व्यक्ति हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ हम देखते हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि, यानी कि जिनका बैकग्राउंड किससे जुड़ा हुआ है, अपराध से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनीति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग जो किस पृष्ठभूमि के हैं, अपराधी पृष्ठभूमि के हैं, अपराधी तत्वों से जुड़े हुए हैं, खुद अपराधी हैं या अपराधी गतिविधियों का संचालन करते हैं, ऐसे लोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनीति को क्या करते हैं, अपराध के आधार पर प्रभावित करते हैं। जैसे आपने मूवीज देखी होंगी बहुत सारी, उसमें चुनाव होता है, चुनाव में मतदान को प्रभावित करने के लिए गुंडे लोग भेजे जाते हैं, विलेन बहुत आक्रामक होता है, गलत तरीके से चुनाव जीतने के बहुत सारी मूवीज में उदाहरण हैं। इसमें डराना, धमकाना, प्रेशराइज करना, कुल मिला के कहा जाए जबरदस्ती ऐसे काम करना जिससे चुनाव प्रभावित हो सके। इसमें भय भी है, लालच भी है, पैसा देकर चुनाव को बदलाया जा सकता है, भय दिखाया जा सकता है। बिहार की राजनीति में हमने खूब देखा, उड़ीसा की राजनीति में हमने खूब देखा, बाहुबली जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बाहुबली की अवधारणा चलती थी, जबरन प्रेशराइज वहां पर वोट डलवाए जाते थे। ये सारी चीजें राजनीतिक अपराधीकरण का उदाहरण है। राजनीतिक अपराधीकरण का जो डेफिनेशन है वो क्या हुआ, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनीति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसे अपराधी लोग जो राजनीति में आ रहे हैं और राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। राजनीति में बने रहने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, या यूं कहें सत्ता में बने रहने के लिए ये किसका सहारा लेते हैं, अपराधियों का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, वास्तव में जो नेता होते हैं, सत्ताधारी होते हैं, जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं, जीते हुए उम्मीदवार होते हैं, उनके यदि स्पीच सुन लें तो इतने जबरदस्त लगते हैं कि दुनिया में भगवान के बाद दूसरा शख्स यही है जो हमारा हित चाहता है। अगर उनकी भाषा शैली पे गौर करें, उनकी स्पीच पे गौर करें, तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमें दुखी नहीं होना देना चाहता, ये हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। उनके वादे दावे इस प्रकार से होते हैं, इतने खतरनाक मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो का मतलब घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन, जो चुनाव के समय किसी भी दल के द्वारा, किसी भी नेता के द्वारा किया जाता है कि मैं यदि चुनाव जीत कर आ गया तो इतना लंबा चौड़ा ये वादा पत्र है और इसे मैं पूरा करूंगा। लेकिन जैसे ही चुनाव जीतने का दौर चलता है और जब जीत जाते हैं उसके बाद जनता के सामने जो हाथ जोड़ रहे थे वो जनता को जानते ही नहीं होते। उनके घर पे पहरे लग जाते हैं, मिलने का टाइम शेड्यूल तय हो जाता है और मिलने के बाद भी झूठे आश्वासन होते हैं, या तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते,
और अगर पहुंच जाते हैं तब भी आपको कोरे आश्वासन ही मिलते हैं, किसी प्रकार का कोई सहारा आपको नहीं मिलता है। तो ये लोग किस लिए अपराधियों के साथ आते हैं? राजनीति में बने रहने के लिए, जोड़ तोड़ के लिए, भय डरा धमका कर बहुत सारे नेताओं को डराया जाता है कि आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, XYZ और काम किए जाएंगे, जान का खतरा होता है, माल का खतरा होता है। और वो नेता भी ये जानते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं, हमारे खिलाफ केस खुल जाएंगे, हमारे खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं, हमारे इनके बिना कुछ संभव नहीं है, गठबंधन का दौर चल रहा है, हमें इनके साथ जाना ही पड़ेगा। सत्ता प्राप्त करने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए बहुत बार ऐसा देखा गया है, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें जबरदस्ती गठबंधन तोड़ा जाता है, गठबंधन बनाए जाते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी अजय देवगन की जिसमें भी बहुत सारे गठबंधन, उस मूवी का नाम था राजनीति, और बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से राजनीतिक गठबंधन होते हैं, किस प्रकार से राजनीति में बंदे को तोड़ा जाता है, नई पार्टी ज्वाइन करवाई जाती है, स्टैंडिंग गवर्नमेंट जिनकी सरकार चल रही है उनकी सरकार कैसे गिरा दी जाती है, क्या लोभ लालच दिए जाते हैं, किस प्रकार ब्लैकमेलिंग होती है, ये सारा घटनाक्रम उस मूवीज में दिखाया गया है। हमें दो शब्दों पर ध्यान देना है, पहला शब्द है राजनीति और दूसरा है अपराधी। दोनों मिलकर किस प्रकार से लोकतंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, यही हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपराध तो कर ही रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि अपराधी तो है ही है, अपराध के साथ साथ वो राजनीति को भी गंदा कर रहे हैं, राजनीति में वो अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, राजनेताओं को अपना समर्थन चाहते हैं, राजनेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो राजनेता अपराधियों को सपोर्ट में करते हैं, क्योंकि फिर से 5 वर्ष बाद उन्हीं अपराधियों का सहयोग उन्हें चाहिए। तो राजनीति में बने रहने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए अपराधियों का क्या लिया जाता है? सहारा लिया जाता है, और ये अपराधियों का सहारा नियमित रूप से लेते हैं। बहुत बार हमने देखा है सत्ता में उथल पुथल होने पर, सरकार में किसी नेता को छोड़ के जाने पर उस पर दबाव बनाने की राजनीति भी अपराधियों के माध्यम से ही की जाती है। एक उदाहरण हम देखें तो यहां हम देख सकते हैं बिहार का उदाहरण। अगर लालू प्रसाद के समय देखें तो वास्तविकता तो क्या है ये ऊपर वाला ही जानता है या बिहार के लोग जानते हैं, लेकिन मीडिया में ऐसा बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट लीक हुई, न्यूज चैनल ऐसा दिखाते थे कि बिहार में जंगल राज था और बिहार में हर काम पैसे के दम पर होता था, सरकार पुलिस वाले सब नेताओं के यहाँ इशारे से चलते थे, लोकतंत्र का कोई लेना देना नहीं होता था, और एक प्रकार से भयंकर तानाशाही का माहौल वहां पर था। किसी भी तरह से सत्ता यानी कि हर हाल में इनको क्या चाहिए? सत्ता हर हाल में चाहिए। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, अटल जी की सरकार को गिराने के लिए संसद में नोट पकड़े गए थे। कितनी बड़ी बात है, भारतीय संसद में सांसदों को खरीदने के लिए नोट पकड़े गए थे। और अटल जी का वो ऐतिहासिक भाषण मुझे आज भी याद है, जिसमें कहा था सरकारें आते रहेंगी, सरकारें जाते रहेंगी, राष्ट्र प्रबल है, राष्ट्र रहना चाहिए, और इसके लिए कोई भी गठबंधन करे तो अच्छी बात है, लेकिन पैसे के दम पर गठबंधन करे तो ये मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। मेरी आज एक वोट से सरकार गिर रही है, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। मैं आने वाले समय को ये ज्ञान दिलाना चाहता हूं कि एक दिन हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और फिर वही हुआ। तो किसी भी तरीके की सत्ता हर हाल में चाहिए। जैसे हमने बीच के इतिहास में देखें तो 75 के बाद जब 77 में चुनाव हुए, 1977 में, तो मोरारजी देसाई की सरकार चुनकर आई, गठबंधन की सरकार थी, लेकिन 18 महीने से ज्यादा नहीं चल पाई। चौधरी चरण सिंह जी को कांग्रेस ने समर्थन दिया और बाद में खुद ही वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सत्ता में गठजोड़ करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति की जाती है। येन केन प्रकार यानी कि हर हाल में किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहिए, चाहे उसमें धर्म का हवाला क्यों न दिया जाए, चाहे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद हो, चाहे भय का माहौल हो, चाहे पैसे के दम पर हो, शराब के दम पर हो, किसी भी प्रकार से
चुनाव जीतना जरूरी है। हर हाल में सत्ता चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से, किसी भी लालच में वो सरकार क्यों ना बने। तो हर हाल में ये इन प्रकार श्याम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सरकार बननी चाहिए। और इन प्रकारों का जो समर्थन करते हैं वो कौन लोग करते हैं? अपराधी लोग करते हैं। सामान्य जनता को किसी भी मुसीबत में फंसने का शौक नहीं है। वो 2 वक्त की गुजारा के बारे में सोचता है। वो चाहता है कि मेरा हर हाल में लोकतांत्रिक तरीके से मेरा जीवन चलता रहे, मुझे किसी भी अपराध में शामिल नहीं होना, मुझे किसी भी राजनीति में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, मुझे और मेरे परिवार को सुख शांति से 2 वक्त का खाना चाहिए। लेकिन ये जो राजनीतिक लोग हैं ये भय दिखाते हैं कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको जीवन आसानी से जीने नहीं देंगे, आपके ये मुसीबतें हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो भय के माहौल में भी चुनाव को प्रभावित किया जाता है। अनैतिक प्रकार से, अनैतिक प्रकार का मतलब आप जानते ही हैं कि शराब है, जिसे हम मदिरा भी कहते हैं, मदिरा का यापन है, खान पान है, भंडारे लगा दिए जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं, उन अन्य प्रकार के लोभ लालच दिए जाते हैं, जातवाद का समीकरण फैलाया जाता है, जातीय कमेंट किए जाते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण की बात की जाती है, एक दूसरे पे छीटाखची भाषा शैली थोड़ी निम्न लेवल की आती है, धर्म को बीच में लाया जाता है। ये सारे ध्रुवीकरण अनैतिक प्रकार ही हैं। लोकतंत्र में वास्तविक काम के आधार पर वोट मांगने चाहिए। जो हम कार्य कर रहे हैं उसका बेस हमारे चुनाव का आधार होना चाहिए, लेकिन हम करते कुछ नहीं है, विकास कहीं किया नहीं, मतदान के लिए हम जाने के योग्य नहीं होते, क्योंकि जनता से जो 5 वर्ष पहले हमने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। इसीलिए हम भी जानते हैं कि हमें वोट मिलने वाले नहीं है। ऐसी स्थिति में जनता हमें माफ नहीं करेगी, इसीलिए हम क्या करते हैं? अनैतिकता का सहारा लेते हैं। भारतीय राजनीति को क्या मान लिया है? एक व्यवसाय मान लिया गया है। अब इसका उदाहरण हम देखें तो आपने देखा होगा 2004 से 14 तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी में चोर नहीं है, बीजेपी में घोटाले नहीं हुए हैं। सब पार्टियां, ऐसी शायद ही कोई पार्टियां होगी जो अपराधियों को टिकट ना दे, शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसके यहाँ घोटाला नहीं हुआ हो, शायद ही कोई पार्टी होगी जिसके नेताओं पर केस नहीं हो। तो सब बराबर है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, कोई चाहे सपा हो, बसपा हो, सब एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे ये लोग हैं, यानी कि एक ही नींव से जुड़े हुए लोग हैं। 2004 से 14 तक यूपीए गवर्नमेंट थी और प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी। और आपको याद होगा इस समय ऐसे घोटालों की बाढ़ आई थी जिसकी कोई हद ही नहीं थी, और ये घोटाले सेकंड कार्यकाल में ज्यादा आए थे, यानी कि 9 से 14 तक। पहला कार्यकाल 4 से 9 था और दूसरा 9 से 14। आपने देखा होगा यहाँ घोटाले की बाढ़ सी आ गई थी। 2G था, कोल आवंटन था, कॉमनवेल्थ था, और ये ऐसे बड़े बड़े घोटाले थे जिनमें कई देशों की इकोनॉमी के बराबर भी ये मामला था। कोल आवंटन इतना बड़ा घोटाला माना जाता है कि शायद भारतीयों को, प्रत्येक भारतीयों को लाखों में रुपए मिले। इसमें इतनी डिजिट्स बताई जा रही हैं, 17 डिजिट के आसपास का ये फिगर था। आप सोच सकते हैं इस घोटाले के बाद जब कनमोजी जैसे नेताओं को पकड़ा गया तो क्या उस पैसे की रिकवरी हुई? क्या उससे वो पैसे वापस लिए गए? लालू प्रसाद यादव अभी जो जेल में हैं 900 करोड़ रुपए के लिए जेल में हैं। बहुत बड़ी रकम है, 900 करोड़ या शायद 9000 करोड़ है। चारा घोटाला इनके नाम से है, और इतनी बड़ी रकम 900 करोड़ भी अगर है तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। क्या इतनी बड़ी रकम लालू प्रसाद यादव को पकड़ने से रिकवर हुई? क्या टैक्स पेयर का जो पैसा था वो वापस मिला? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपराधीकरण को रोकना नहीं चाहते, बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर इतनी बड़ी रकम खाकर सिर्फ जेल में रहना है तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मेन उद्देश्य न्यायपालिका का ये होना चाहिए था कि इनकी जो रकम है, इनकी जो आमदनी है, इनकी जो संपत्ति है उसे जब्त किया जाए, क्योंकि वो टैक्स पेयर, एक गरीब आदमी ने जो टैक्स दिया है हर चीज पर, पेन से लेकर एरोप्लेन तक, आलपिन से लेकर
लोहे के जितने भी बड़े प्रोडक्ट हैं उन सब पर हमने टैक्स दिया है। उस टैक्स से पैसा आया है और उस पैसे से जो चीजें खरीदी उनके जरिए ये काम हुआ है। तो आम आदमी, गरीब आदमी का जो पैसा था उस पैसे का हिसाब होना चाहिए था, रिकवरी होनी चाहिए थी। और अगर रिकवरी होने लग जाए तो घोटाले होंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत में नेताओं को सजा नहीं होती और आम जनता का पैसा कभी आज तक रिकवर हुआ ही नहीं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, सबूत मिले, सारे काम हुए, लेकिन बाद में सारे ही निकल गए, कहीं कोई बात ही नहीं, कहीं कोई इशू ही नहीं। कोल आवंटन है, कॉमनवेल्थ घोटाले हैं, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, बाद में पता लगा कि जब बारिश हुई तो उनके सारे काले कारनामे निकल कर आए और वो जो स्टेडियम बनाए गए थे, पुल बनाए गए थे, अस्थायी घर बनाए गए थे, उनमें सब में फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया। तो कुल मिला के देखा जाए तो इतने बड़े घोटाले करने के बाद भी यदि हम पकड़ नहीं पाते हैं तो ये हमारे प्रशासन, हमारी व्यवस्था और हमारी ये न्यायालय की क्या है, असफलता है, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक अपराधीकरण को क्या दे रही है, बढ़ावा दे रही है। जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है उन चीजों को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जिन चीजों पे हमारा नियंत्रण है उसे जरूर बदलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, घोटाला किया है, यदि उसकी रिकवरी हो जाए, उस पैसे को ब्याज सहित उससे छीन लिया जाए, तो आने वाली पीढ़ियां अपराधी बनने से पहले सोचेंगी कि नाम भी बदनाम होगा, पैसा भी वापस लौटाया जाएगा और सारे काम होने वाले हैं। जैसा विजय माल्या के साथ हुआ, विजय माल्या के साथ हुआ, जैसा सहारा श्री के साथ हुआ। सहारा श्री और विजय माल्या दोनों बड़े नामी गिरामी ग्रुप हैं। ये तो सहारा समूह के हैं और ये किंगफिशर के मालिक थे जिन्होंने प्लेन उड़ाए थे, बड़ी कंपनी ये थी। आपको याद होगा, बहुत जबरदस्त पैसे वाले लोग थे, बहुत जबरदस्त लोन लिए और फिर बाद में विदेश सीए जाने में थे। सहारा श्री तो जेल में हैं, विजय माल्या बाहर निकल गए। इनको पकड़ने के लिए हमारे सरकार ने, मोदी सरकार ने प्रयास किए। इनका जो कर्ज था वो तो ऑलरेडी सरकार के पास आ ही गया। इनकी इतनी प्रॉपर्टी है कि जिसका कुछ हिस्सा भी यदि बेच दें तो कर्ज इससे ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं कर्ज तो हमारा चूक ही जाएगा। इसके बाद भी मोदी सरकार में ये तय किया गया है कि इन्होंने जो किया है काम उसकी भी सजा मिलेगी। अब ये कह रहे हैं कि हमने जो कर्जा लिया वो आप ले लें, हमें फ्री कर दें, तो सरकार फ्री करने के मूड में नहीं है, न्यायालय फ्री करने के मूड में नहीं है और वास्तव में इन्हें फ्री करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो गुनाह किया है उसकी जो सजा हमारे संविधान में तय है वो मिलनी ही चाहिए, ताकि आने वाले लोगों के लिए एक सबक हो, एक आइडिया सेट कर सकें कि यदि गलत करेंगे तो अपराध के लिए सजा मिलनी ही मिलनी है। इसमें देखें तो भारतीय राजनीति को कोई एक व्यवसाय नहीं मानेगा। अभी अगर वर्तमान में देखें तो एक सांसद का चुनाव लड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए कम से कम चाहिए, एक विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए चाहिए, एक सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की पेमेंट चाहिए। गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, बाजार में पोस्टर वगैरह लगाने हैं, बैनर है, ऐड है, शराब की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और ये पैसा कहां से आता है? ब्लैक मार्केटिंग से आता है। ये पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। यदि जीतेंगे तो 50 लाख कमाएंगे, और वो कहां से कमाएंगे? जनता के टैक्स के पैसों से ही कमाएंगे। मत कर प्राप्त करने के लिए ये बातें तो हम कर ही चुके हैं। पैसा दिया जाता है, बल से धमकाया जाता है, आतंक फैलाया जाता है, भय का प्रयोग किया जाता है, और हर बात का उद्देश्य क्या होता है? वोट प्राप्त करना। हम हर हाल में क्या चाहते हैं? वोट को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से प्राप्त क्यों ना हो। तो मत प्राप्त करने के लिए धन, बल, आतंक, भय का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। हर हाल में डराने की राजनीति को अपनाया जाता है। आम भोली भाली जनता इनसे डरती है, पुलिस भी इसके समर्थन में होती है, तो कहीं ना कहीं इनका जो प्लस पॉइंट है वो आगे रह जाता है और हम आसानी से इनके बहकावे में आ जाते हैं, भय में आ जाते हैं। चुनाव में अपराधी व राजनीतिज्ञों की साठगांठ हो जाती है। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अपराधी तत्व के लोग किसके साथ हो जाते हैं? राजनीतिज्ञों के साथ हो जाते हैं, और जीतने के बाद राजनीतिज्ञ किसके साथ हो जाते हैं? अपराधियों के साथ हो जाते हैं। ये एक गठजोड़ है
शुरुआत में अपराधियों की जब मुसीबत होती है तो चुनाव में शामिल हो जाते हैं और चुनाव में जीतने वाली सरकार अपराधियों को सपोर्ट करने लग जाती है। ऐसे उदाहरण हमारी राजनीति में बहुत जबरदस्त है कि शुरुआत में जो अपराधी तत्व थे वे आज हमारी संसद में हैं, आज हमारे एमएलए हैं, जिनको भाषा से लिखा ज्ञान नहीं है, जिनको बोलने का तरीका पता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तब भी वो भारत के लोकतंत्र की नींव को संभाल रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, जो सही चीज नहीं है। अपराधी तत्वों को अलग रखना चाहिए, राजनीतिज्ञों को अलग रखना चाहिए। राजनीतिज्ञ पढ़े लिखे, शिक्षित, सभ्य और ज्ञानवान होने चाहिए ताकि विकास बहुत आसानी से संभव हो सके। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है। ये गठजोड़ कहीं ना कहीं, ये सांठगांठ हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी खाई बनी हुई है। चुनाव में अपराधियों की सहायता लेते हैं और जीतने पर अपराधियों को क्या देते हैं, सहायता या माफी दे देते हैं। यानी कि हमारे सरकार बनने पर आपको फ्री कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ जो केस हैं उन्हें हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इस प्रकार के वादे कर अपराधियों से सहायता ली जाती है, अपराधियों से जबरन वोट डलवाया जाता है, क्योंकि इन अपराधियों की जो दादागिरी है वो पर्टिकुलर क्षेत्रों में होती है, उनका प्रभाव मतदाताओं पर होता है। ऐसे कहीं ना कहीं इनका जो प्रभाव है वो राजनीतिज्ञों की सहायता करने लग जाता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक अपराधियों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और अपराधी किसकी सहायता करते हैं, राजनीतिज्ञों की सहायता करते हैं।